Question number first, biology. Which scientist first described linkage in fruit flies or Drosophila? Thomas Hunt, Morgan, T.H. Morgan. ठीक. Option second. Question number 2. A condition where linked genes are inherited together is known as independent assortment, complete linkage, codominance, incomplete dominance. Complete dominance. ठीक? When genes on the same chromosome lie very close to one another. ठीक? That eliminate the chances of crossing over. So they inherited together during gamete formation. ठीक है? अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन क्लोजली लोकेटेड हो, ठीक है, तो वो क्रॉसिंग ओवर पे सेपरेट नहीं हो सकते, वो एक साथ जो है इनहेरिट होते हैं. ठीक है? तो कंप्लीट लिंकेज में इन ब्लॉक इनहेरिटेंस होता है. क्या होता है? इन ब्लॉक इनहेरिटेंस. ठीक. Option B is correct. Question number 3. Which of the following breaks linkage between genes? Crossing over. See? Genes located on the same chromosome must be linked with each other. Crossing over is the only mechanism which breaks linkage, ठीक, and causes genetic variation. बात समझ रहे? लिंकेज को या सेम क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होते हैं ये आपस में लिंक होते हैं. एक मैकेनिज्म है जो लिंकेज को ब्रेक कर सकता है, जीन को सेपरेट कर सकते हैं, वो है क्रॉसिंग ओवर. दिस इज द प्रोसेस बाय विच exchange of genes occur between non-sister chromatids of the homologous chromosome. ठीक? So option B is correct. Question number 4. Crossing over contribute to genetic variation. Crossing over provide raw material for evolution. ठीक? Option B. ये सब में B आ रहा है, क्या चक्कर है? X-linked recessive traits are more common in male because male has only one X chromosome. देखो, फीमेल में XX है, मेल में XY. ठीक है? And most of the recessive trait, X-linked recessive trait are only present on the X chromosome. ठीक है? Y chromosome जो है ये मोस्टली जो है इस पे मेलनेस के अलावा दूसरे जीन नहीं है. ठीक है ना? तो ये नॉर्मली जीन लेस क्रोमोसोम कंसिडर किया जाता है एक्सेप्ट SRY जीन. और X क्रोमोसोम जो है इस पे 6 के अलावा, ठीक है, मोर देन 150 जीन सोमेटिक कैरेक्टर्स या बॉडी कैरेक्टर के ऐसे है जो X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है. ठीक है? तो मेल में X-linked recessive disorder या X-linked dominant disorder ये ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू फीमेल. रीजन क्या है? मेल हैज ओनली वन X क्रोमोसोम. अब अगर इस X पे रिसेसिव जीन आता है तब भी एक्सप्रेस होगा, अगर डोमिनेंट आता है तब भी एक्सप्रेस होगा. समझ रहे? तो दोनों टाइप के जीन चूंकि सिंगल है तो उसकी एक्सप्रेशन मस्ट है. इधर क्या है? इधर अगर एक पे रिसेसिव आ जाए तो चांस है कि दूसरा डोमिनेंट हो. हेट्रोजाइगस कंडीशन इधर पॉसिबल है. समझ रहे? तो इस केस में अगर हेट्रोजाइगस हो तो रिसेसिव फिर एक्सप्रेस नहीं हो सकता. यही रीजन है कि X-linked ट्रेट्स जो है, ठीक है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, दे मस्ट बी मोर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू
female. They have only one X chromosome. So option C. Question number 6. Hemophilia in human is an example of X-linked recessive traits. ठीक है, तो आपके लिए ये दो ट्रेट्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है ना, और डायबिटीज इंसिपिडस. ये तीन आप याद रखें, ये आपके लिए सफिशिएंट है. ठीक है, हेमोफीलिया ब्लीडर डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस डेल्टोनियन डिजीज. ठीक, और डायबिटीज इंसिपिडस. इन तीनों के जीन जो है दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. ठीक, X-linked recessive inheritance. Hemophilia is an example of X-linked recessive inheritance या X-linked recessive trait. Option C. X-linked dominant याद है ना, चार आपके टेक्स्ट में दिए हैं. एल्पोर्ट सिंड्रोम, कोफिन-लोअरी सिंड्रोम, एडियोपैथिक हाइपोपैराथायराइडिज्म. ठीक, और विटामिन डी रेजिस्टेंट रैकेट. ठीक, ये चार याद रखे, ये डोमिनेंट है, इनके जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे है. ठीक है, और तीन रेसेसिव ट्रेट्स जो है आप याद रखे है बहुत सारे. ठीक है ना, मोर देन 150 सोमैटिक कैरेक्टर ऐसे है जिनके जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है. क्वेश्चन नंबर 7. Color blindness is usually seen in male because male lack a second X chromosome to mask or dominate the trait. ठीक है ना, क्योंकि मेल में सिंगल है, पार्टनर नहीं है कि वो इसके एक्सप्रेशन मास्क कर सके. तो चाहे रेसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, दोनों एक जैसे मेल में एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी. Question number 8. A carrier female for color blindness will have genotype. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर आप सी सिंबल यूज करते हैं ना, तो कैपिटल सी नॉर्मल के लिए रेसेसिव ट्रेट है ना, तो स्मॉल सी जो है आप, तो कैरियर जो है, कैरियर इस तरह होगा. ठीक है, मतलब है एक एक्स पे डोमिनेंट जीन, दूसरे एक्स पे रेसेसिव. ठीक, अब इस केस में देखिए कैरियर इसलिए कहते हैं कि ये डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहा है, लेकिन खुद ये इंडिविजुअल नॉर्मल है. समझ रहे हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट एलील मौजूद है. ऑप्शन बी. Question number 9. If a carrier mother for hemophilia marries a normal male, the probability of their son being hemophilic is. देखो, ये हेमोफीलिया के लिए हम H यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, कैरियर फीमेल है, हेट्रोजाइगस, मेल नॉर्मल है. ठीक है, अब देखो Y क्रोमोसोम जो है सन रिसीव करता है किससे? फादर से. ठीक है ना, और X क्रोमोसोम हमेशा जो है मदर से रिसीव करेगा. अब जो सन ये क्रोमोसोम रिसीव करेगा ये कलर ब्लाइंड होगा, सॉरी हेमोफिलिक होगा, रिसेसिव. ठीक है ना, और जो सन जो है वो ये रिसीव करेगा. तो दो में से एक जो है वो हेमोफिलिक होगा. समझ रहे? अगर 10 है तो 5 हेमोफिलिक होंगे. तो ये कितना परसेंट हुआ? 50%. ठीक है, हाफ जो है
और उसकी रीजन ये है, आप हमेशा इस तरह सवाल जब आपसे पूछे ना, कोई भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट आपसे पूछे और उसमें आपने मदर जीनोम पे सोचना है। अगर सन के बारे में आपसे पूछते हैं ना कि कितने % सन इफेक्टेड होंगे, तो आप मदर जीनोम पे सोचे। अब 50% मदर जीनोम इफेक्टेड है ना, 50% नॉर्मल है, हा? तो 50% इफेक्ट सन में आएगा। अगर मदर नॉर्मल है, सन सारे नॉर्मल होंगे। अगर मदर हीमोफिलिक है, सन सारे हीमोफिलिक होंगे 100%, क्योंकि सन एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से रिसीव करता है। तो अगर आप क्रॉस भी नहीं करते तो आप डायरेक्ट मदर जीनोम पे सोचा करें। अब 50% जीनोम इफेक्टेड है तो 50% सन इफेक्टेड होंगे, समझ रहे? अगर दोनों हीमोफिलिक है 100%, तो सन सारे 100% हीमोफिलिक होंगे। मदर नॉर्मल है, फादर हीमोफिलिक है, सन सारे नॉर्मल होंगे, समझ रहे? तो मदर जीनोम पे डायरेक्ट सोचे। कैरियर आपसे कहे, इसका मतलब है 50% जीनोम इफेक्टेड है, क्योंकि कैरियर जो है वो रिसेसिव ट्रेट कैरी कर रहा होता है लेकिन खुद नॉर्मल। बात समझ रहे हैं? तो आपने मदर जीनोम पे सोच के डायरेक्ट आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसमें है 50%। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी। Question number 10. Which of the following is not an X-linked recessive disorder? Color blindness, X-linked recessive trait, hemophilia, X-linked recessive trait, Duchenne muscular dystrophy, X-linked recessive, Down syndrome. Down syndrome is trisomy. एक पेयर में 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसको ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 21, शाबाश। क्रोमोसोम नंबर 21 ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, ठीक है? और इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47। तो इसमें डाउन सिंड्रोम जो है, दिस इज नॉट एक्स लिंक्ड ट्रेट। D. अच्छा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम अकर एट द पॉइंट, ठीक है ना? जब क्रॉस होता है, वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? क्यास्मेटा। द पॉइंट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ जीन्स अकर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड क्यास्मेटा। Option B. Question number 12. Which chromosome is considered almost geneless compared to X? Y chromosome. Y chromosome is inert in case of gene. It contains only gene for maleness or SRY gene, sex-related gene. Option B. Question number 13. If 2 genes are completely linked, the ratio obtained in a dihybrid cross is completely linked means there will be no chance of independent assortment. लिंकेज डिसएग्रीमेंटल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना? तो 1:1 आएगी, वही एक रिसेसिव पेरेंट और दूसरा डोमिनेंट पेरेंट। रिकम्बिनेंट्स बीच में नहीं आएंगे। रिकम्बिनेंट्स तब आते हैं कि जीन इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो, क्रॉसिंग ओवर हो, तब न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ जाता है, समझ रहे?
तो सिर्फ पेरेंटल टाइप मौजूद होंगे और डाई हाइब्रिड में वही पेरेंटल टाइप होते हैं, एक रिसेसिव होमोजाइगस एक डोमिनेंट। ठीक, तो 1:1 इक्वल रेशो में आएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 13। The percentage of recombination between two linked genes indicate map distance between the genes. ठीक है ना? One of the T.H. Morgan student, Sturtevant, he construct a genetic map. ठीक है ना? जेनेटिक मैप उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था और दो जीन सेम क्रोमोसोम पे, दो जीन के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज है या चांसेस है, समझ रहे? क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, तो परसेंटेज या चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसको उन्होंने डिस्टेंस का नाम दिया था। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंडिकेट डिस्टेंस, और उसको नाम दिया गया था मैप यूनिट। मैप आपके टेक्स्ट में 17% क्रॉसिंग ओवर, ड्रासोफिला में बॉडी कलर और विंग साइज के दरमियान जो दो जीन है, 17% बताया है ना क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब ये है कि जीन फॉर बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग, इन दोनों में डिस्टेंस 17 मैप यूनिट्स है या 17 सेंटीमॉर्गन कहलाता है। ठीक है ना? तो दो जीन के दरमियान डिस्टेंस मैप यूनिट, या बाद में इसको सीएम का नाम दिया, सेंटीमॉर्गन। ठीक, फोर्टीन में सेकंड ऑप्शन। A woman carrier for color blindness and a normal man can have a color blind daughter. ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना? अगर साथ जो है फादर भी कलर ब्लाइंड हो, चूंकि कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में चूंकि 2X क्रोमोसोम है ना, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए होमोजाइगस होना जरूरी है, समझ रहे? और डॉटर हमेशा एक X क्रोमोसोम जो है मदर से लेता है, एक फादर से इनहेरिट करता है, समझ रहे? तो अगर सिर्फ मदर जो है कलर ब्लाइंड हो या हीमोफिलिक हो, तो उससे डॉटर जो है इफेक्ट नहीं होती। कैरियर हो सकती है लेकिन इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर फादर से भी आ जाए हीमोफिलिक और मदर से, या कलर ब्लाइंडनेस के जीन दोनों रिसेसिव आ जाए, तब जो है इफेक्ट होता है। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? डॉटर इनहेरिट X फ्रॉम मदर एंड Y फ्रॉम फादर। डॉटर इनहेरिट X कलर ब्लाइंड जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर दोनों से रिसीव करें तब इफेक्ट होगा, समझ रहे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं, मतलब है आपको कहते हैं ना कि किस कंडीशन में डॉटर इफेक्टेड हो सकती है, और वो कंडीशन ये है कि दोनों से रिसीव करे। दोनों से न हो तो पॉसिबल नहीं है। देखो क्वेश्चन समझे। अ वुमन कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, एंड अ नॉर्मल मैन कैन हैव अ कलर ब्लाइंड डॉटर। क्वेश्चन है कि हो सकता है, फिर देखे, अच्छा, if daughter inherit X from both parents, तो ओहो, यहां कैरियर मीन्स हीमोफिलिक, मतलब ये डिजीज कैरियर कह रहा है आपको, बात समझ रहे? डिजीज कैरियर,
मदर डिजीज कैरियर है, नॉर्मल, वो नॉर्मल है, तो किस केस में डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है? इस केस में नहीं हो सकती, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। सबका एक ही एक जैसे क्रॉस है, चाहे हीमोफिलिक हो चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो। तो उस कंडीशन में जो है डॉटर इफेक्टेड हो सकती है कि डॉटर दोनों पेरेंट से कलर ब्लाइंड जीन रिसीव करे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसमें तो नॉर्मल है ना, तो आपसे सवाल पूछते कि हो सकता है, नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स से रिसीव करे रिसेसिव एलील। हाँ, मतलब है जो क्वेश्चन है उसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल है कि उस पे पॉसिबल हो? देखो क्वेश्चन पर देखे, अ वुमन कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड अ नॉर्मल मैन कैन हैव, हो सकता है, ये क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंड डॉटर, इफ किस केस में हो सकता है? इफ डॉटर रिसीव एक्स रिसेसिव फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। हाँ, तो पॉसिबल नहीं है कहना। तो ऑप्शन आपके पास है, डॉटर इनहेरिट एक्स फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर। पहला, डॉटर इनहेरिट एक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, डॉटर इनहेरिट एक्स फ्रॉम फादर ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ठीक है, नॉट पॉसिबल ऑप्शन है, फिर ये सही है, ठीक है ना। मतलब है अगर दो सेंस है यहाँ पे, मतलब है दोनों सेंस में क्वेश्चन हो सकता है, ये याद रखें, ठीक है। अगर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि फीमेल में दोनों होमोजाइगस होना चाहिए तब एक्सप्रेस होगा ना, ठीक है। अब मैंने डी ऑप्शन तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो बहरहाल दोनों केसेस में आपसे पूछ सकते हैं, दोनों 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 आप जहन में रखे, समझ रहे। अगर नॉट पॉसिबल आप कंसिडर करते हैं तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये इफ अगर न होता ना, फिर मसला ठीक था। इफ अगर आप कंसिडर करते हैं क्वेश्चन के एंड में, फिर बी ऑप्शन सही है, और अगर इफ आप निकालते हैं फिर नॉट पॉसिबल। ठीक, बात समझ रहे हैं? मतलब है देखो, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल किया करें। इफ अगर एंड में न होता ना स्टेटमेंट का, फिर डी ऑप्शन सही है, लेकिन इफ लिखा है ना, तो इफ वो कंडीशन आपसे मांग रहा है कि किस कंडीशन में हो सकता है, तो वो तब हो सकता है कि वो हो, और जो ऑलरेडी आपको क्राइटेरिया दिया है उसमें जो है फिर पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी वाला और इम्पॉसिबिलिटी। बस क्वेश्चन देखो दोनों केस में, इस केस में मुझे तो ज्यादा सुइटेबल जो है बी ऑप्शन लगता है ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है। और आपके खुशी के लिए फिर जो है, अगर इफ काटे स्टेटमेंट से एंड में इफ, तो फिर जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, दोनों जहन में रखे, क्वेश्चन आपके सामने दोनों तरीकों से आ सकता है। X-linked recessive inheritance shows which of the following pattern? क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। इसको जिग जैग इनहेरिटेंस कहते हैं या क्रिस क्रॉस कहते हैं। देखो फर्ज करे फादर है, ठीक है ना, हाँ, फादर से हमेशा एक्स लिंक्ड जीन जो है डॉटर में जाएगा, ठीक है ना, फादर से डॉटर में, डॉटर से फिर सन, उससे फिर जो है डॉटर,
तो ये इस तरह जिग जैग या क्रिस क्रॉस जाता है। मतलब है एक्स लिंक ट्रेट ग्रैंड मैटरनल फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर से मैटरनल ग्रैंड सन में जाएगा। मतलब है फादर से थ्रू डॉटर ये नेक्स्ट जनरेशन में हेरिटेबल है। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस या जिग जैग इनहेरिटेंस कहलाता है। मदर टू सन, सन टू डॉटर, उससे उसके सन में क्रिस क्रॉस या जिग जैग इनहेरिटेंस। सी अच्छा, इधर मैंने दोनों आपको बी डी दोनों लेके है, ठीक है ना? हाँ नहीं, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। मतलब है जो आप कहते हैं ना, इस स्टेटमेंट के मुताबिक फिर जो है ना डी ऑप्शन अजीब लगता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इसका क्या मतलब है? हाँ सही है। इफ का मतलब ये है कि इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये कंडीशन हो फिर पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे? जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कहते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक इज। ये तो फर्स्ट ईयर का आ गया है बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, पेप्सिन। सी। Question number 18. The main site of absorption of digested food, small intestine. Option B is correct. Small intestine में कौन सा पार्ट ज्यादा एब्जॉर्प्शन? हाँ, एलियम। और जीजुनम कौन कह रहे? जीजुनम। ठीक है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन जीजुनम में होता है। जीजुनम जो है ना, दे आर मोस्टली रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो जीजुनम में होता है, बिल्कुल वो रिड होता है। ठीक है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है जीजुनम में होता है। इलियम में भी है, ये नहीं कि उधर नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा जो है जीजुनम में होता है। इसलिए जो लोग जो है वो जीजुनम बाईपास सर्जरी नाम सुना है? हाँ, अक्सर जीजुनम बीच में काटता है उन लोगों से, ताकि लेंथ कम हो जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो। जो मोटे लोग होते हैं ना, जो डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते और मतलब है मोटा भी नहीं होना चाहते, वो फिर जीजुनम बाईपास सर्जरी करते। समझ रहे? जीजुनम बीच में से काटते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ज्यादा भी खाए, एब्जॉर्ब कम होगा तो मोटापा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बहरहाल इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 18 में बी ऑप्शन। Which structure increases the surface area for absorption in the small intestine? Villi and microvilli. First option. अच्छा, रूजी जानते हैं रूजी क्या होता है? हाँ, रूजी जानते हैं? स्टमक फोल्ड्स। ठीक है, और इंटेस्टिनल फोल्ड्स को क्या कहते हैं? हाँ, क्रेप्स। इंटेस्टिनल फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? क्रेप्स। ठीक है, CRYPTS, क्रेप्स। और स्टमक के इनर फोल्ड्स को क्या कहते हैं? रूजी।
अच्छा, द organ that produces bile, लेवर, लेवर में कौन से सेल बाइल प्रोड्यूस करते हैं? हेपेटोसाइट्स। तो in 20 option C is correct. Which part of nephron is responsible for ultrafiltration? Glomerulus and Bowman capsule. See, Bowman capsule is a cup-like structure that encloses glomerular capillary or glomerulus, which is the site of ultrafiltration or pressure filtration. So option C is correct. The longest part of the nephron where most reabsorption occur is proximal convoluted tubule or PCT. See, this is the longest part of the nephron and reabsorb about 80% of the total filtrate. ठीक है, 20% बाकी पोर्शन में रिएब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह सोडियम जो है यहाँ रिएब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन फर्स्ट। The hormone that increases water reabsorption in the kidney is ADH, antidiuretic hormones or vasopressin। ठीक है, इसको एंटीडायूरेटिक क्यों कहते हैं? डायूरेसिस जानते हैं? डायूरेसिस या डायूरिया। देखो ये टर्म ध्यान में रखे, डायूरिया और डायूरेसिस और डायबिटीज इंसिपिडस। ये चारों टर्म जो है ना, ये सेम चीज है। डायबिटीज इंसिपिडस, पोलीयूरिया, डायूरेसिस, डायूरिया, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। देन नॉर्मल, नॉर्मल कितना होता है? 1 to 2 लीटर ना, 24 आवर्स में 1 to 2 लीटर नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन है, समझ रहे? इससे ज्यादा हो, 4 to 6 लीटर तक हो जाए, the condition is called diuria, diuresis, diabetes insipidus or polyuria, and this condition is caused due to deficiency of ADH। वो इसका एंटी है, एंटी डायूरेटिक है, इसका एंटी है। अगर वो हो तो ये नहीं होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन फिर नहीं होगी। अगर वो ना हो तो फिर ये होगा, समझ रहे? इसलिए एडीएच कहलाता है और वैसोप्रेसिन इसलिए कहलाता है कि ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन भी वो काज करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जब ब्लड वेसल नैरो हो जाते, कंस्ट्रिक्ट हो जाते, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एडीएच आर वैसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और कहां एक्ट करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक, एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, समझ रहे? तो वहां पे ये वाटर चैनल्स ओपन करते। नॉर्मली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर चैनल ओपन नहीं होते, समझ रहे? एडीएच जो है वाटर चैनल ओपन करते हैं, तो वाटर वहां ऑस्मोसिस पे विथड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी।
एल्डोस्टेरोन मेनली रेगुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है? शाबाश। एल्डोस्टेरोन आर मिनरलोकार्टिकाइड्स, एल्डोस्टेरोन आर मिनरलोकार्टिकाइड सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड थे, एंड दे स्टिमुलेट सोडियम पोटाशियम पंप इन द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम पोटाशियम पंप स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो सोडियम फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब होता है और पोटाशियम सीक्रेट होता है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ब्लड में पोटाशियम हाई हो जाए, सोडियम कम हो जाए, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है। एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटाशियम पंप स्टिमुलेट करके सोडियम लेवल मेंटेन करता है, और आपके ब्लड में सोडियम लेवल मेंटेन हो जाए तो वाटर भी विथड्रॉ करता है ऑस्मोसिस पे, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। In kidney failure, accumulation of urea in the blood is termed as uremia. Uremia is the accumulation of urea in the blood than normal range. देखो हमारे बॉडी में हर एक पैरामीटर के लिए, ठीक है ना, दो रेंज होते हैं, एक मैक्सिमम रेंज, एक मिनिमम रेंज, समझ रहे? चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, समझ रहे? हर चीज के लिए एक मैक्सिमम लिमिट होता है, एक मिनिमम लिमिट होता है। अगर इसके दरमियान चेंजेस आती है वो बॉडी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मिनिमम लेवल क्रॉस होता है या मैक्सिमम लेवल, इससे ज्यादा हो हम हाइपर टर्म यूज करते, इससे कम हो हाइपोटर्म यूज करते, बीच में अगर वेरी करे ये नॉर्मल कहलाता है, समझ रहे? और एक इसमें बिल्कुल सेंटर में हो तो वो आइडियल या फिजियोलॉजिकल कहलाते हैं, या हम ऑप्टिमल टर्म यूज करते हैं, समझ रहे? अच्छा, तो इसी तरीके से यूरिया एक लिमिट है, उस तक ब्लड में जमा होता जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो लेवल क्रॉस हो जाता है फिर यूरीमिया कहलाता है, समझ रहे? एंड यूरीमिया में लीड टू डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन में लीड टू डेथ, समझ रहे? यूरीमिया हो जाए तो डिहाइड्रेशन काज होगा, डिहाइड्रेशन हो जाए तो डेथ काज होता है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन ए 25 में ऑप्शन ए यूरीमिया, ये जब किडनी फेल हो जाए तब होता है, स्पेशली क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है, इन स्टेज रीनल डिजीज, उसमें यूरीमिया हो जाता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। देखो यू शेप ट्यूब है ना, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज परमिएबल टू वाटर, और एसेंडिंग लिम्ब जो है इट इज ओनली परमिएबल टू सॉल्ट, समझ रहे? ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है एसेंडिंग, और डिसेंडिंग जो है सॉल्ट के लिए परमिएबल नहीं है। ये वाटर के लिए परमिएबल है डिसेंडिंग, एसेंडिंग सॉल्ट के लिए परमिएबल है, ठीक है। ऑप्शन बी ओनली वाटर। The main nitrogenous waste excreted by human is यूरिया, ठीक है ना। तो यूरिया के हिसाब से मेन कौन सा एनिमल है? हाँ, यूरियोटेलिक, ठीक है ना। एंड द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म, ठीक है।
ह्यूमन यूरियोटिलिक एनिमल है बिकॉज दे excrete most of the body nitrogen in the form of urea. समझ रहे? And the type of excretion is यूरियोटेलिज्म. ठीक. 27. Excretory product in bird and reptile is mostly यूरिक एसिड. देखो, जो एनिमल जो है वाटर कंजर्व करता है ना, वाटर बॉडी में रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो लिस्ट टॉक्सिक फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा. और सबसे लिस्ट टॉक्सिक फॉर्म जो है या लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म क्या है? यूरिक एसिड. समझ रहे? यूरिक एसिड 1 gram नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड नीड 1 ml ऑफ वाटर. समझ रहे? तो ये लीस्ट सॉल्युबल है वाटर में, इस वजह से ये ज्यादा कंटेमिनेशन नहीं करता. ठीक है. और एनिमल्स दे रिटेन वाटर और दे want to conserve water, they must eliminate nitrogenous waste in the form of uric acid. So birds or reptiles दोनों as well as terrestrial insects they excrete uric acid. Uric acid is a purine. Purine basis याद है ना DNA में, एडेनिन गुआनिन स्ट्रक्चर और उनका और इसका सेम है. ठीक है, प्यूरिन बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 28 C. Question number 29. Which process maintain constant internal environment in living organism? Homeostasis. Homeo means same, stasis means static. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल तो स्टैटिक हो नहीं सकते. मीन्स नियरली कांस्टेंट. नियरली कांस्टेंट. ये जो ऑप्टिमल रेंज बता रहा हूं ना, कि इसके करीब करीब रहे, दिस इज द एबिलिटी ऑफ होम्योस्टेसिस. ठीक. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 30. Which part of brain regulate body temperature in humans? Hypothalamus. Hypothalamus is a homeostatic organ. ठीक. They regulate body temperature, hunger, hormone secretions. ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज ये कंट्रोल करता है. तो हाइपोथैलेमस इज आल्सो सेड टू बी थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी. इस पे एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी. ठीक. तो हाइपोथैलेमस. Shivering in cool condition is an example of shivering is an involuntary movement of the voluntary muscle. ठीक. Shivering is the involuntary movement of the voluntary muscle and shivering produces 5 times more heat than basal metabolism. ठीक है. जो रिस्ट कंडीशन में आपका हीट प्रोडक्शन है, शिवरिंग शुरू हो जाए तो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो ऑप्शन है हीट प्रोडक्शन बाय मसल एक्टिविटी. ऑप्शन सी. वेसो कंस्ट्रिक्शन क्यों नहीं हो सकता? किस कंडीशन में? देखो, शिवरिंग जब होती है साथ वेसो कंस्ट्रिक्शन भी होती है. ठीक है ना. 4-5 स्टेप है जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में. समझ रहे? तो यहां आपसे सिर्फ शिवरिंग के बारे में पूछ रहा है कि उसका रोल क्या है. ठीक है.
आपसे दरअसल तो मिसाल वही चरक माजो दिमाग हम दिखा ना गोरा, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शिवरिंग क्या करता है, समझ रहे हैं? ये नहीं पूछा है कि बॉडी हीट को कैसे इंक्रीज किया जाता है, मतलब है हीट गेन हीट लॉस आपसे यहाँ नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है शिवरिंग का क्या काम है। तो मस्कुलर हीट प्रोडक्शन, समझ रहे? स्टेटमेंट है कि सवाल क्या पूछ रहा है। हाँ, उस पे न सोचे कि हाइपोथैलेमस कैसे जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, लिस यूरिनेशन, ठीक है ना? हाँ, पूरे प्रोसेस है, इनहिबिट पॉन्टिंग, वो सारे मतलब है जो आपने ही उसमें पढ़ा है थर्मोरेगुलेशन में, ठीक है? वो सब इधर नहीं पूछ रहे, आपसे सिर्फ एक पॉइंट का पूछ रहे, शिवरिंग, ठीक? तो हीट, बॉडी जब हीट प्रोड्यूस करते हैं या बॉडी किस मैकेनिज्म पे हीट प्रोड्यूस करते हैं उसमें फिर ये सब आते, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि शिवरिंग क्या करता है। पॉन्टिंग जो है बेटा ये एक्चुअली डॉग्स वगैरह में होते हैं, ठीक है ना, या उन एनिमल्स में होता है जिनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जिस तरह डॉग का सारा हीट जो है टंग के थ्रू निकलता है, ये पॉन्टिंग है, ठीक है ना? ह्यूमन में सच नहीं होता, गर्मी में हम भी थोड़े से उफ उफ ये इस तरह करते हैं ना, तो ये पॉन्टिंग है लिटिल बिट, अदरवाइज हमारे स्वेट ग्लैंड है वो, और रेडिएशन पे हम ज्यादा हीट लॉस करते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन में सच पॉन्टिंग नहीं है, ठीक? ये उन एनिमल्स में होता है जिनमें स्किन स्वेट ग्लैंड ना हो। 32 स्वेटिंग हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन बाय इवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है ना? 32 में सी, अच्छा आप देखें स्वेटिंग, स्वेट इन हैंड, ठीक, एंड आर्म पिट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्वेटिंग तो थर्मोरेगुलेशन करता है, हाँ? स्वेटिंग का मेन, स्वेटिंग इज अ थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस, ठीक है ना? स्वेटिंग इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोसेस, साथ में एक्सक्रीशन भी करते हैं, सॉल्ट और फैटी एसिड भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन मेजर प्रोसेस क्या है? थर्मोरेगुलेटरी। तो ये जो हैंड अगर आप इस तरफ बंद रखे कुछ देर के लिए स्वेटिंग होती है, आर्मपिट में स्वेटिंग होती है, ये थर्मोरेगुलेटरी है कि नहीं? नहीं है, ठीक है? इस पे सवाल आता है, कई दफा चुका है इस तरफ पिछले फिस्टों में, ये ध्यान में रखे, ठीक है ना? दिस इज स्वेटिंग अंडर कंडीशनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वजह से स्वेटिंग होती है, दिस इज नॉट अ थर्मोरेगुलेटरी। सर्दियों में भी होती है, टेम्परेचर हाई नहीं होता, समझ रहे? तो कंडीशनल स्ट्रेस याद रखे, स्वेट इन द आर्मपिट और हैंड is under the conditional stress. अच्छा 33, which of the following is not an excretory organ in human? Pancreas, skin, kidney, lungs, ये excretory organs में आती है। किडनी मेन excretory organ है, स्किन और लंग्स एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है? लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, so their removal is called excretion. Option D is correct. Question number 34. Exhaled air removes which excretory product from the body? Carbon dioxide. B option. 35.
jaundice occur due to accumulation of bilirubin. ठीक, bilirubin are bile pigments produced as a result of breakdown of hemoglobin by Kupffer cells in the liver. Option C. बिलरुबिन और दूसरा जो है ऑक्सीक्रोम या यूरोक्रोम, ठीक है ना, ये बाइल पिगमेंट है. बिलरुबिन इज एक्सक्रीटेड इन फीसिस थ्रू द इंटेस्टाइन, एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना. एंड ब्राउन कलर ऑफ फीसिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलरुबिन. ठीक, यूरोक्रोम इज अनदर बाइल पिगमेंट, ठीक, which is excreted in urine through the kidney, and yellow color of urine is due to presence of urochrome. समझ रहे? तो दोनों बाइल पिगमेंट है, एक इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, एक यूरिन के थ्रू. और यूरिन और फीसिस का कलर जो है वो इन पिगमेंट्स की वजह से होता है. हाँ, बेटा ये वेस्ट है, ठीक है ना. क्या है? वेस्ट, ठीक है ना. अब वेस्ट जो है जाते जाते कलर देता है, ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ता है. लेवर डिटॉक्सिफाई करता है, फिर रिमूव करते एक्सक्रीट करता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना. फायदा होता फिर एक्सक्रीट करते, हाँ, फिर तो बॉडी रिटेन करते, ठीक है ना. बाइल वापस रीअब्सॉर्ब होते, 80% बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब होते, ठीक है ना. लेकिन ये पिगमेंट जो है ये एक्सक्रीट होते. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस? हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर अबाव 145 और 50, ठीक है ना. अगर परसिस्टेंट हो, मतलब है परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, कुछ लेते हैं ना, तो बीपी हाई हो जाता है, लेकिन वापस नॉर्मल पे आता है. अगर परसिस्टेंटली हाई रहे, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं. इसी तरह तो देखो, हमारा शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, वापस नॉर्मल पे आता है, डिक्रीज भी हो जाते हैं, वापस नॉर्मल पे आ जाते हैं, ठीक है. तो ये बैलेंस बीच में जो लिमिट्स है उसमें चेंज आता रहता है, ठीक है, लेकिन वापस नॉर्मल पे आता है. लेकिन अगर ना आए और मुसलसल जो है हाई रहे, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. सी ऑप्शन. Question number 37. The use of living organism or their product for human benefit is known as biotechnology. ठीक है, use of living organism or their product for the welfare of human being is called biotechnology. Or commercial application of living organism, ठीक, by deliberate manipulation of their genetic material. कि आप किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल में इंटेंशनली चेंज लाए और उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. 37 सी. 38. The first genetically engineered product for human health care was insulin. इंसुलिन पहला हार्मोन है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किया गया, ठीक है. और जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस इंसुलिन है उसको कहते हैं ह्यूमेलिन. क्या कहलाता है? हाँ, मतलब एक कंपनी नेम या वो नेम जो है वो ह्यूमेलिन कहलाता है.
ऑप्शन सी। ये दो चीजें तो याद रखिए, इसकी बहुत चांसेस है कि इस टॉपिक से आपको दे दे, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट हार्मोन, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन आर हार्मोन प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं। तो इंसुलिन याद रखे। और फर्स्ट वैक्सीन, जो पहला वैक्सीन इसके थ्रू बनाया गया, हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये याद रखना है, समझ रहे हैं। इनकी चांसेस जो है इन क्वेश्चंस की ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी के। अच्छा, insulin is now commercially produced by recombinant DNA technology using fungi, yeast, bacteria, viruses, bacteria, E. coli. 39. C. 40. Which technique is used to produce multiple identical copies of DNA? PCR, polymerase chain reaction, ठीक। इस पे अगर एक सिंगल जीन हो, उसकी आप मल्टीपल बिलियन कॉपीज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। 40 में ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41। Which enzyme is used to cut DNA at specific site? अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? हाँ, कि ये डीएनए में स्पेसिफिक जगह पे कट लगाते हैं, ठीक है ना। बाद दो एडेनिन के दरमियान कट लगाते हैं, बाद दो साइटोसिन के दरमियान कट लगाते हैं, बाद एडेनिन थाइमिन के दरमियान कट लगाते हैं, ठीक है ना। हर एक की रिस्ट्रिक्शन है या स्पेसिफिसिटी है, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इसमें 41 में बी। 42 DNA ligase is used in recombinant DNA technology to join DNA fragments, ठीक है। अब आप वायरल वेक्टर वैक्सीन बना रहे हैं, हाँ, ठीक है ना, तो वो पैथोजन का जीन कैसे उसमें बाइंड करेंगे? सुई तो नहीं निकालेंगे कि धागे से बांध दे, ठीक है ना। तो जाहिर है ये डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है, ये वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अच्छा, 42 में बी। 43. Which of the following is produced through biotechnology to treat hemophilia? Recombinant clotting factor 8. अब ये आपके टेक्स्ट में नहीं है ना? हाँ, फैक्टर 8 है, फ्यूड्रल में है ये, और फ्यूड्रल में इसका दूसरा नाम लिखा है अक्टाकोगाल 8। फिर क्या करेंगे अगर वो दे दे? Question number 42. DNA ligase is used in recombinant DNA technology to join DNA fragments. Option B is correct. Question number 42. DNA ligase is extracted from the 4 bacteriophages. In enzyme, bacteriophage is extracted.
Question number 43. Which of the following is produced through biotechnology to treat hemophilia? Recombinant clotting factor H. 43. Option B. Question number 44. Gene therapy aims to replace defective gene. Treatment of disease by replacement of incorrect gene by correct one is called gene therapy. So, option A. Question number 45. Golden rice is genetically modified to produce vitamin A. Uh, 45. A. Question number 46. Which vaccine was the first to be produced using recombinant DNA technology? Hepatitis B vaccine. ये याद रखना है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन बी. Which of the following is not a product of biotechnology in healthcare? Carbohydrate for nutrition. 47. Option D. Interferon produced by biotechnology are used for वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर ट्रीटमेंट. ठीक है. ऑप्शन बी. Uh, 49. Stem cell therapy is used for blood disorder, organ regeneration, spinal cord injuries, all of these. B. स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो है ना, जाइगोट लेवल पे अगर आप चेंज लाए या सीड लेवल पे आप चेंज लाए या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप कोई जीन रिप्लेस करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. The main advantage of recombinant insulin over animal derived insulin. No allergic reaction. No allergic reaction. असल में पहले क्या हुआ करता था कि जो डेड बॉडीज होते हैं ना, ये पोस्टमार्टम के लिए जो ले जाते हैं, इनसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे और 70 डेड बॉडीज से जो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं या ग्रोथ हार्मोन, समझ रहे हैं, वो 3 महीने का अभी किसी का डोज नहीं होता था. तो इसलिए महंगे भी थे, कॉस्टली भी थे और रिस्क ये था कि उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन का खतरा भी था. अब क्या पता किस इंडिविजुअल के ब्लड में क्या है ना, तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन ये बहुत कॉमन चीज था. लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कोई रिजेक्शन या कोई एलर्जिक रिएक्शन ये चांस नहीं होता है. बिल्कुल जर्म फ्री, हाँ, हर तरह से मतलब सेफ प्रोडक्ट होता है. ठीक है. ऑप्शन बी.
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51. Which molecular tool is used to separate DNA fragment based on size? Gel electrophoresis is a technique by means of which you can separate charge bearing particles, ठीक, या charge bearing molecules, may be proteins, may be amino acid, may be RNA, may be DNA. समझ रहे? तो जिन चीजों पे चार्जेस होती है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक पे आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक, बाय साइज. बी. 52. Which enzyme synthesizes DNA from RNA template? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अच्छा, देखो, डीएनए से जब आरएनए बनता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. अगर आरएनए से डीएनए बने तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है. और ये एक एंजाइम के थ्रू किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रेट्रोवायरसेस या आरएनए वायरसेस से आइसोलेट किया जाता है, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट इन 52. Question number 53. CRISPR-Cas9 is widely used for gene editing. असल में ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है ना. और इसको यूज किया जाता है जीन म्यूटेशन को करेक्ट करने के लिए. जीन थेरेपी में ये यूज होता है. किस में यूज होता है? जीन थेरेपी में, ठीक है. तो ये एक बहुत कॉमन चीज है, ये ध्यान में रखे, ठीक है. इस पे जीन थेरेपी के हवाले से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो है जीन थेरेपी में या जीन म्यूटेशन को ट्रीट करने के लिए एंजाइम यूज होता है. तो वो है क्रिस्पर. ये क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस जीन है, ठीक है ना. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड आर्टिफिशियल हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन. ऑप्शन ए. असल में ये पहले वाले हैं, ठीक है ना. इंसुलिन और फिर उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद जो है पैराथायराइड हार्मोन. समझ रहे? बहुत सारे चीजें जो है प्रोड्यूस किए गए. हाँ, 53 ना, मैं तो 54 लिख रहा था. 53 बी है और 54 ए. अच्छा, 55. Which of the following is an ethical concern of biotechnology in healthcare? Cost of treatment, gene editing in human, cloning of human. मतलब है इसको इथिकली जो है अप्रूव नहीं किया गया है, ठीक है. मतलब है अब अगर आप किसी को कहे ना, इवन हमारे कंट्रीज में, कि ये फ्रूट जो है ये साइंसदानों ने बनाया है ना, हो सकता है वो आपको गोली मार दे. ये अल्लाह बनाते हैं, साइंसदान बनाते, ठीक है ना. लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट आप चेंज उसमें हो सकती है जेनेटिकली. तो ह्यूमन में चूंकि इंटरनेशनली जो है ह्यूमन पे कोई अप्रूवल नहीं है, मतलब है बैन है कि ह्यूमन में आप कोई जेनेटिक वो नहीं कर सकते. कर रहे हैं साइंसदान चुपके से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मतलब है इस तरह ओपन उसको परमिशन नहीं है, ठीक है. मतलब है ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते या आइडेंटिकल ह्यूमन प्रोड्यूस करे. समझ रहे? तो मतलब है जेनेटिकली बहुत सारी चीजें इस तरह है कि इथिकली वो बैन है, ठीक है. हाँ, नहीं, अब भी चुपके से कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब इस तरह ओपनली नहीं कह सकते कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं. हाँ, मीडिया पे नहीं कर सकते. 55 डी.
Question number 56. DNA fingerprinting is useful in जेनेटिक आइडेंटिटी, पैटर्निटी, मैटर्निटी, ठीक है ना, क्रिमिनल आइडेंटिटी, फोरेंसिक्स, इन सब इसमें ये यूज किया जाता है। डीएनए टेस्ट जिसे हम कहते हैं, डीएनए टेस्ट। 56। The theory that life originates from pre-existing life is known as बायोजेनेसिस। क्या कहलाता है? बायोजेनेसिस। और फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, बायोजेनेसिस। ऑप्शन बी। The term organic evolution refer to gradual changes in organism over generation, ठीक है, descent with modification जैसे हम कहते हैं। 58। 58 में P। 59. The scientist who proposed the theory of use and disuse, Lamarck। According to Lamarck, giraffe developed long neck because of use and disuse of organ, stretching of neck, ठीक, and forelimbs। See, 61. The inheritance of acquired character was proposed by Lamarck। Lamarck का ये ख्याल था ना कि an individual or organism, ठीक, acquired some characteristic in its lifetime is heritable to the next generation। समझ रहे? मतलब है आपने इंटर तक पढ़ा है, हाँ, तो आपके बच्चे जो है इतना नॉलेज उनके पास पहले से होना चाहिए। समझ रहे? हाँ, या बॉडी बिल्डर का बेटा पैदा ही बॉडी बिल्डर होना चाहिए, ठीक। मतलब है इस तरह कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। समझ रहे? 61 लेमार्क ए। 61 ऑप्शन ए। 62 Lamarck theory failed mainly because there was no experimental evidence। 62 A। The theory of natural selection was proposed by Darwin Wallace। बी ऑप्शन। इन दोनों ने इंडिविजुअली काम किया था, ठीक है ना, फिर कंबाइन पब्लिश किया। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एम्फसाइजेस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 64। Overproduction of offspring leading to competition was explained by डार्विन, ठीक है। और ये एक्चुअली थॉमस माल्थस जो है ना, उन्होंने पॉपुलेशन पे एक एसे पब्लिश किया था, ठीक है ना, और उस एसे में उन्होंने ओवर प्रोडक्शन का, कंपटीशन का जिक्र किया था कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए ना तो वो रिसोर्सेज पे आपस में compete करते हैं। समझ रहे? तो डार्विन ने वो एसे भी पढ़ा था, उसके हिसाब से फिर वो पॉइंट अपने उसमें लिया। नंबर दे बस बदले को वेट होकर, ठीक है। 63 81 तक है बस। 64 हो गया। 65 में फर्स्ट ऑप्शन और 66 में सेकंड ऑप्शन। According to Darwin, variation that help organisms survive are
preserved by natural selection. मतलब है animals they undergo useful variation, huh? They are preserved, nature select them and they continue their generation. Question number 67. Darwin wrote his famous book titled Origin of Species by Means of Natural Selection. So option B is correct. 67. Option B. 68. Which of the following best define fitness in Darwinian terms? Ability to survive and reproduce. B. Uh, 69. The main evidence supporting evolution by natural selection is. All are the evidences of in favor of evolution. All of the above. D. 70. The concept of survival of the fittest was introduced by Herbert Spencer. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन टर्म यूज किया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म यूज किया. ठीक है. सी. Which of the following is not a part of Darwin theory? Use and disuse of organ. ये लेमार्क थ्योरी का पॉइंट है. 71. B. 72. According to Darwin, new species arise by means of natural selection. B. 73. Darwin collected most of his evidence of evolution from Galapagos Island. वहां पे इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कलेक्ट किए. ठीक है ना. और उसमें वेरिएशन ऑब्जर्व किया. 74. According to Darwin, organism produce more offspring than can survive. This lead to struggle for existence. The idea that traits acquired during lifetime are inheritable is the characteristic of Lamarckism. 75. B. Thank you, beta. अच्छा. 76. Natural selection work at the level of individual and evolution occur at population level. समझ रहे हैं. एक स्पीशीज चेंज नहीं होता, पॉपुलेशन ही चेंज होता है. ठीक है. लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक ही, चूंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. बात समझ रहे हैं. अगर इस तरह सवाल हो कि नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल पे एक्ट करता है लेकिन ओवरऑल इवोल्यूशन आकर एट पॉपुलेशन लेवल, पूरा पॉपुलेशन चेंज होता है. समझ रहे. एक सिंगल इंडिविजुअल चेंज नहीं हो सकता. यहां पे बी ऑप्शन. (77) Which of the following provide the strongest evidence for evolution? DNA and molecular biology. 77. C option. 78. Which statement is true according to Lamarck theory? Acquired characters are heritable. 78. Darwin theory mainly differ from Lamarck theory in that Darwin emphasized natural selection acting on variation.
और लेमार्क का ख्याल था कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज लाता है, ठीक है। सी 80 और 81। The idea that population changes gradually over time to form new species is known as gradualism. Option B. ग्रेजुअलिज्म किसकी थ्योरी है? हाँ देखो, एरिस्टोटल का क्या आइडिया था? स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, समझ रहे? या थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, ठीक है। उसका क्या था? जॉर्ज का कैटास्ट्रोफिज्म, हटन लायल का यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, हटन का, और लायल का ग्रेजुअलिज्म, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअलिज्म कि ग्रेजुअल चेंजेस आती है, ठीक है। उसके बाद जो है लेमार्क, फिर डार्विन आ गया। 81. Which of the following organisms strongly supported Darwin theory during his voyage? डार्विन फिंचेस, वो 13 टाइप्स के बर्ड्स, तो उसके बीक में वेरिएशन और लेग्स में वेरिएशन, ठीक है, वो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे एक वो किया था, उसको डार्विन फिंचेस कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।